हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इथाइलिन फाइटोहॉर्मोन के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम प्लांट्स में इसके प्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखेंगे, फिर हम इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को देखेंगे और अंततः हम इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आइए हम इथाइलिन के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। यह फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। यह एकमात्र प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस होता है। एब्सिसिक एसिड की तरह यह अपने क्लास का एकमात्र मेंबर है। नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन की तरह इसे रिसेंटली ही प्रैट और गोइश ने रिकॉग्नाइज किया 1969 में, बट इसके पहले भी इसे फ्रूट्स के राइपनिंग और सर्टेन प्लांट्स जैसे पाइनएप्पल प्लांट्स के ब्लूमिंग में अननोइंगली यूज किया जाता था। यह स्मॉल क्वांटिटी में यानी कि ट्रेस लेवल में एक्ट करता है, अर्थात इसके एक्शन के लिए थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर, ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है। प्योर फॉर्म में इसमें स्वीट और मस्की ओडर होता है। ये हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, अर्थात यह आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक डिफ्यूज करता है। ये सिंपलेस्ट एल्कीन है और सेकेंड सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला है C2H4 या H2C डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नेम है इथीन। तो यहाँ दो कार्बन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और साथ ही हर कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाता है। तो इसमें टोटल दो कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम होता है। HCH के बीच का एंगल 117.4 डिग्री होता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और दो कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड रिजिड होता है क्योंकि इनके बीच डबल बॉन्ड होता है। फिर है इनका प्रोडक्शन। यह हायर प्लांट्स के हर पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम्स, ट्यूबर्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स। इसका प्रोडक्शन इंड्यूस होता है जर्मिनेशन, फ्रूट्स के राइपनिंग, लीव्स के एब्सिशन और फ्लावर्स के सेनेसेंस के समय। साथ ही इसका प्रोडक्शन इंड्यूस होता है कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस में भी, जैसे मैकेनिकल वुंडिंग, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस और सर्टेन केमिकल्स के प्रेजेंस में। अब है इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। पहला है यह ट्रिपल रिस्पॉन्स कॉज करता है। यह इंटरनोडल इलोंगेशन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्टेम्स के रेडियल स्वेलिंग या स्टेम के थिकनेस में इंक्रीज को स्टिमुलेट करता है और साथ ही स्टेम के हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से लीव्स और फ्लावर्स की ड्रूपिंग होती है। यह फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में एब्सिशन को स्टिमुलेट करता है। यह सीड्स, बड्स और स्टोरेज ऑर्गन्स के डोरमेंसी को ब्रेक करता है। यह बनाना, मैंगो, टमेटो, सिट्रस फ्रूट्स में पोस्ट हार्वेस्ट मैच्योरेशन यानी कि आर्टिफिशियल राइपनिंग इंड्यूस करता है। यह पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। साथ ही कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में फेडिंग कॉज करता है। यह कुछ डायोशियस फ्लावर्स में फीमेलनेस इंड्यूस करता है। यह एडवेंटिशियस रूट्स और रूट हेयर्स के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। साथ ही
ये फ्लावर और लीफ के सेनेसेंस को स्टिमुलेट करता है। आइए हम इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को देखते हैं। इथाइलिन एक मेजर प्लांट हार्मोन है। यह प्लांट्स में डाइवर्स प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि प्लांट का ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। इसका एग्रीकल्चर में भी सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि यह फ्रूट राइपनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह सभी हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस्ड होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स इसके बायोसिंथेसिस का एक्टिव साइट होता है। गैसियस हार्मोन होने के कारण यह आसानी से डिफ्यूज करता है इसके सिंथेसिस के साइट से अन्य साइट्स की ओर। आइए हम इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। एल-मिथ्योनिन, शॉर्ट में मेट, कन्वर्ट होता है एस एडिनोसाइल एल-मिथ्योनिन में, शॉर्ट में सैम। यह स्टेप कैटलाइज होता है सैम सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। इसमें एटीपी एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद यह एस एडिनोसाइल एल-मिथ्योनिन कन्वर्ट होता है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में, शॉर्ट में ACC। यह स्टेप कैटलाइज होता है ACC सिंथेज एंजाइम के द्वारा। फिर ACC कन्वर्ट होता है इथाइलिन में। यह स्टेप कैटलाइज होता है ACC ऑक्सीडेज के द्वारा। इसमें ऑक्सीजन यूज किया जाता है और HCN और CO2 बनता है। ACC सिंथेज 5 मिथाइल एडिनोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर मिथ्योनिन या यांग साइकिल के द्वारा एल-मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से एल-मिथ्योनिन रिप्लेनिश होता है, जो कि स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस का, और बाहर से एल-मिथ्योनिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस इथाइलिन बायोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप, जिसमें एल-मिथ्योनिन एस एडिनोसाइल एल-मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है। यह स्टेप कैटलाइज होता है सैम सिंथेटेज के द्वारा और यह एटीपी यूज करता है। दूसरे स्टेप में सैम एस एडिनोसाइल एल-मिथ्योनिन कन्वर्ट होता है 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में, शॉर्ट में ACC। यह स्टेप कैटलाइज्ड होता है ACC सिंथेज के द्वारा। यह एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, अर्थात इथाइलिन बायोसिंथेसिस के रेट को यह स्टेप डिटरमिन करता है, या इथाइलिन के बायोसिंथेसिस का रेट इस सेकेंड स्टेप पे डिपेंड करता है। फिर लास्ट स्टेप है जिसमें ACC अर्थात 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइलिन में। यह स्टेप कैटलाइज होता है ACC ऑक्सीडेज के द्वारा और इसमें ऑक्सीजन यूज होता है। ACC सिंथेज 5' मिथाइल एडिनोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जो फिर मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन या यांग साइकिल के द्वारा, और इस तरह से मिथ्योनिन का पूल मेंटेन्ड होता है। तो यहाँ ACC सिंथेज 5' मिथाइल एडिनोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर मिथ्योनिन या यांग साइकिल के द्वारा एल-मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग सब्सटेंस है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस का। इस तरह से एल-मिथ्योनिन का पूल मेंटेन होता है या एल-मिथ्योनिन रिप्लेनिश होता है और बाहर से इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम इथाइलिन बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर्स को देखें। अमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन और अमाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, इस स्टेप जिसमें कि एस एडिनोसाइल एल-मिथ्योनिन सैम कन्वर्ट होता है ACC में, उस स्टेप को ब्लॉक करता है। अर्थात ये इनहिबिटर्स इस स्टेप को जिसमें कि एस एडिनोसाइल एल-मिथ्योनिन सैम कन्वर्ट होता है
1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड शॉर्ट में ACC में इसे ब्लॉक करता है या इनहिबिट करता है। कोबाल्ट इस स्टेप को, जिसमें कि ACC इथाइलिन में कन्वर्ट होता है, उसे ब्लॉक करता है। तो यह स्टेप जिसमें कि 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC इथाइलिन में कन्वर्ट होता है, यह स्टेप कोबाल्ट के द्वारा इनहिबिट होता है या कोबाल्ट इस स्टेप को ब्लॉक करता है। आइए हम इथाइलिन के सिग्नलिंग पाथवे को देखते हैं। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो कि प्लांट्स में सीड्स के जर्मिनेशन, फ्रूट्स के राइपनिंग, फ्लावर्स के ओपनिंग, लीव्स के एब्सिशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में हमने डिटेल में इथाइलिन के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो इन रिस्पॉन्सेस के ट्रिगर करने के लिए यह आवश्यक है कि इथाइलिन को पहचाना जाए और फिर डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर इसका सिग्नलिंग हो, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के द्वारा। यहाँ पे हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे का कुछ की कंपोनेंट्स होता है, इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है लिगैंड, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और यहाँ यह इथाइलिन है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहाँ यह EIN3 है, इथाइलिन इनसेंसिटिव प्रोटीन 3। फिर तीसरा है रिसेप्टर, जो कि लिगैंड से बाइंड करता है, यहाँ यह ETR1 है, इथाइलिन रेस्पॉन्स 1। ये डाइमरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि हिस्टिडीन काइनेज की तरह फंक्शन करता है। इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में कॉपर आयन प्रेजेंट होता है जो कि इथाइलिन से बाइंड करता है और इंट्रासेलुलर डोमेन हिस्टिडीन काइनेज डोमेन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इथाइलिन की सिग्नलिंग कैसे होती है। इसके लिए दो सिचुएशंस होते हैं, पहला जब इथाइलिन एब्सेंट होता है, दूसरा जब इथाइलिन प्रेजेंट होता है। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला सिचुएशन जब इथाइलिन एब्सेंट होता है, इसे हम इस फिगर की मदद से समझेंगे। इथाइलिन का रिसेप्टर ETR1 और EIN2 ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके इस रिसेप्टर के इंट्रासेलुलर डोमेन से CTR1 आकर बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप इसके हिस्टिडीन काइनेज डोमेन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तत्पश्चात फिर इस CTR1 का फॉस्फोराइलेशन होता है, फिर यह EIN2 का फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है, जिसके फलस्वरूप यह एक्टिवेटेड हो जाता है और ETP1 इससे आकर एसोसिएट होता है। यह ETP1 E2 लाइगेज है जो इस EIN2 का पॉलीयूबिक्यूटिनेशन करता है। फिर पॉलीयूबिक्यूटिनेशन के बाद इसका 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यहाँ EIN2 का डिग्रेडेशन हो गया। उधर न्यूक्लियस में EIN3 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वह F बॉक्स प्रोटीन से बाइंड करता है और इसका डिग्रेडेशन होता है। इस F बॉक्स प्रोटीन में EBF, क्यूलिन और E2 होते हैं। E2 लाइगेज एंजाइम है जो कि इस EIN3 का पॉलीयूबिक्यूटिनेशन करता है। फिर इस पॉलीयूबिक्यूटिनेटेड EIN3 का 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के डिग्रेडेशन की वजह से यह इथाइलिन रेस्पॉन्स जीन्स के रेगुलेटरी रीजन से जाकर बाइंड नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप कि इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑफ है। आइए हम इसे डिटेल में इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। जब इथाइलिन एब्सेंट होता है तो CTR1 कंस्टिट्यूटिव ट्रिपल रेस्पॉन्स 1, ETR1 जो रिसेप्टर है उसके साइटोसोलिक डोमेन से एसोसिएट होता है, जिसके फलस्वरूप इस रिसेप्टर के हिस्टिडीन काइनेज डोमेन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तत्पश्चात फिर CTR1 का फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद यह CTR1
EIN2 प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करता है। इस वजह से ETP1 जो कि यूबिक्विटिन लाइगेज है वो एक्टिवेट हो जाता है और EIN2 के साथ एसोसिएट करता है और इसका पॉलीयूबिक्विटिनेशन कॉज करता है। EIN2 के पॉलीयूबिक्विटिनेशन के बाद इसका प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है 26S प्रोटियाजोम के द्वारा। उधर न्यूक्लियस में EIN3 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका डिग्रेडेशन होता है F-बॉक्स प्रोटीन के द्वारा। इस F-बॉक्स प्रोटीन में जो E2 लाइगेज होते हैं वो इस EIN3 का पॉलीयूबिक्विटिनेशन करता है। उसके बाद फिर इसका 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डिग्रेडेशन हो जाता है, अतः ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, यानी कि हम कहते हैं कि कोई सिग्नलिंग नहीं हुई और इथाइलिन का कोई भी रिस्पॉन्स प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। आइए अब हम दूसरे सिचुएशन को जिसमें कि इथाइलिन प्रेजेंट होता है उसे इस फिगर की मदद से समझते हैं। इथाइलिन जब प्रेजेंट होता है तो यह इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसके फलस्वरूप इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाता है। अब CTR1 इससे बाइंड नहीं करता है और यह जाकर इस EIN2 के C टर्मिनल को क्लीव करता है। फलतः इस EIN2 के C टर्मिनल का ट्रांसफर साइटोसोल से न्यूक्लियस में हो जाता है, फिर यह जाके F-बॉक्स प्रोटीन से बाइंड करता है। चूंकि अब F-बॉक्स प्रोटीन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अतः EIN3 फ्री रहता है। यह EIN3 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इथाइलिन रेस्पॉन्स जीन्स के रेगुलेटरी रीजन से बाइंड करता है और इनका ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है या सिग्नलिंग ऑन है। आइए हम इसे डिटेल में इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। जब इथाइलिन प्रेजेंट होता है तो इथाइलिन जाकर इसके रिसेप्टर ETR1 से बाइंड करता है जिसके फलस्वरूप रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है। इसकी वजह से CTR1 फ्री होता है, यह जाके EIN2 से इंटरैक्ट करता है और इसके C टर्मिनल को क्लीव कर देता है। इस C टर्मिनल का फिर न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होता है और यह जाकर फिर F-बॉक्स प्रोटीन से बाइंड करता है जिसके फलस्वरूप अब F-बॉक्स प्रोटीन ऑक्यूपाइड होता है, अतः यह EIN3 का डिग्रेडेशन नहीं करता है। फलतः EIN3 अब इथाइलिन रेस्पॉन्स जीन्स के रेगुलेटरी रीजन से बाइंड करके इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है और हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है या सिग्नलिंग ऑन है। अतः इथाइलिन का रिस्पॉन्स या इफेक्ट्स प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।